So welcome to the webinar session, and this session will be an informative session for engineering and medical aspirants. और स्पेशली ये जो सेशन है, ये सेशन ऐसे बच्चों के लिए है जो कि अभी 10th से 11th में आने वाले हैं या आ चुके हैं, ठीक है। तो फॉर स्टूडेंट्स मूविंग टू क्लास 11th, तो बिफोर वी प्रोसीड, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ, जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ मैं इस फील्ड से ही जुड़ा हुआ हूँ और आई एम कैपेबल टू इम्पार्ट दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे मैंने बीटेक किया हुआ है फ्रॉम आईटी दिल्ली इन 2009, और मेरा जो 10th का एग्ज़ाम था मैंने 2002 में दिया था, फिर 12th 2004, और जो मैंने अपना जेई का एग्ज़ाम दिया था दैट वाज इन 2005। और फिर 2009 में पास आउट होने के बाद में मैंने कई जगहों पे जॉब्स की, ठीक है। कहाँ कहाँ जॉब्स की उनका एक ब्रीफ वहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि पास आउट होने के बाद आई ज्वाइन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद मैंने नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, जिसको इन शॉर्ट एनएचपीसी बोलते हैं, उसको मैंने ज्वाइन किया। और ड्यूरिंग माय जॉब, जब मैं जॉब कर रहा था, तो ड्यूरिंग माय जॉब ऑल्सो मैं पार्ट टाइम इन्वॉल्व था टीचिंग में, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पार्ट टाइम फिजिक्स टीचिंग फॉर जेई टिल 2012। तो 2012 तक मैंने पार्ट टाइम टीचिंग किया, और 2013 में मैंने क्या किया कि अपना जॉब कम्प्लीटली क्विट करके, जो मैं उस टाइम पे नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन में था, तो मैंने अपना जॉब कम्प्लीटली क्विट करके 2013 से मैंने फुल टाइम फिजिक्स टीचिंग स्टार्ट कर दिया। और पहले मैं मथुरा में था प्रायर टू 2014, और 2014 से मैं पटना में हूँ, बिहार में हूँ। 2014 से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बिहार में। और बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान जयपुर के पास में सीकर डिस्ट्रिक्ट है, आई बिलोंग फ्रॉम देयर। तो 2014 अराउंड 7 इयर्स मेरे को पटना बिहार में हो चुके हैं फिजिक्स पढ़ाते हुए फॉर जेई। और इसके अलावा मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ है, जिसको जनरली लोग आईईएस के नाम से जानते हैं। 2011 में मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 140 थी। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया था यूपीएससी का, तो उस टाइम तक मैं फिजिक्स टीचिंग में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था कि फिर मैंने इसको ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है। आई जस्ट कैरी ऑन विद माई फिजिक्स टीचिंग फॉर जेई, उसे मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा था। फिर जो भी मैंने अब तक पढ़ाया, तो उसमें कुछ अच्छे परफॉर्मर्स निकले हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत लोग हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो जेई एडवांस में अंडर 1000 क्वालिफाई किए हैं। जैसे अनुज मित्तल 2014 में इसकी ऑल इंडिया रैंक 31 थी, ऋषभ अग्रवाल 308 रैंक, रूपक शर्मा 383, ईशान अग्रवाल 530, प्रफुल्ल अग्रवाल 625। और इसके साथ साथ एक्सेलेंस में पढ़ाने के साथ साथ मैं अपना एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रहा हूँ, जिसका नाम है फिजिक्स विद आकाश गोयल। तो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन जस्ट टू शो यू कि इस फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और करीब मुझे 12 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में जुड़े हुए। और एक बात और मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी जो पूरा वर्ल्ड एक क्राइसिस से जूझ रहा है यहाँ पे, कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है उससे। लेकिन जिस टाइम पे मैंने बीटेक क्लियर किया था 2009 में, मैं बीटेक मैंने क्लियर किया था 2009 में। और जनरली अगर आपको पता हो, तो जैसे 2009 में जब आपका बीटेक क्लियर होता है, तो मई या जून में आप डिग्री क्लियर कर चुके होते हैं, ठीक है। आपका जो लास्ट सेमेस्टर होता है वो करीब करीब मई में ख़त्म हो जाता है। लेकिन उससे पहले वाले सेमेस्टर में आपका प्लेसमेंट होता है। तो मेरा प्लेसमेंट जैसे 2008 में हुआ, और 2008 को आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। 2008 में कोविड-19 जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन कुछ वैसा ही क्राइसिस हुआ था। एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था पूरे वर्ल्ड में, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक क्राइसिस। और वो क्राइसिस इतना बड़ा था कि उस समय पे लोगों की जॉब लगनी बड़ी मुश्किल थी, और उसके साथ साथ लोगों की जॉब जा रही थी, बल्कि लग नहीं रही थी, बल्कि की जॉब जा रही थी। तो बीइंग एन आईटीएन, हमें तो जॉब मिल गई वहाँ पे, लेकिन उस समय पे लोगों को बहुत क्राइसिस का सामना करना पड़ा जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो उस समय भी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा क्राइसिस था 2008 में। तो आपको जब टाइम मिलता है तो आप गूगल पे सर्च करना 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। तो यानी एक तरीके से मेरे लिए ये दूसरा मौका है जब मैं किसी क्राइसिस को देख रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम फॉर मी, लेकिन ये क्राइसिस अपने आप में एक अलग क्राइसिस है, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद हेल्थ।
ये हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ क्राइसिस है, और वो जो क्राइसिस था दैट वाज ओनली रिलेटेड टू इकोनॉमी। लेकिन अगर इकोनॉमी से भी कोई क्राइसिस जुड़ा हुआ है तो वो क्राइसिस कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टाइम उसका इफेक्ट रहता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें परेशान करता है। तो मैं इसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा और अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो भी आज का हमारा सेशन है उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये जो मैंने यहाँ पे हेडलाइन पे लिखा हुआ है, कोविड-19 पैंडेमिक। दिस इज द मेन रीज़न बिहाइंड आवर दिस वेबिनार। पूरा वर्ल्ड जैसे आपको पता है, आप अपने आसपास हर जगह महसूस कर सकते हो, न्यूज़पेपर में देखोगे और न्यूज़ में देखोगे, जब कहीं पर भी सोशल मीडिया पे आप देखोगे, आपको हर जगह कहीं ना कहीं यही चीज़ दिखाई देगी। हर इंसान आज इसकी वजह से परेशान है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो इससे अफेक्ट हो रहा है। पूरा वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज अंडर डीप डीप क्राइसिस। इतना बड़ा क्राइसिस शायद ही अपने लाइफ टाइम में कोई देखा होगा किसी ने। और ये इतना बड़ा क्राइसिस है कि पहली बार, क्योंकि कभी मैंने भी नहीं सुना, इतना टाइम मुझे हो गया पढ़ते पढ़ाते हुए, उससे पहले भी 2002 में मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था। आज तक कभी मैंने नहीं सुना कि 10th का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए, ठीक है। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा क्राइसिस है जिससे वर्ल्ड गुजर रहा है, हमारा देश गुजर रहा है अभी। लेकिन ठीक है, क्राइसिस है, हर जगह पे मायूसी का माहौल है, लेकिन उसके साथ साथ हमें आगे भी बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि हम केवल बस क्राइसिस को देख करके बैठ जाएं, उससे डर करके बैठ जाएं, और आगे बढ़ने के लिए जो हमारा इनिशिएटिव है, जो हमारे एफर्ट्स हैं, वो बंद हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैन वी सिट आइडियल एंड वेट। क्या हम बस ऐसे ही बैठे रहें और वेट करते रहें? और वेट करें भी तो किस इसका वेट करें? एंड वेट फॉर व्हाट? यानी हमें पता नहीं कि ये क्राइसिस कब तक रहना है। और अभी तो जैसे बात हो भी रही है कि ये थर्ड वेव भी आ सकता है, और ये जो थर्ड वेव आएगा, ये हो सकता है कि बच्चों को बड़े लेवल पे इसका इफेक्ट देखने को मिले। तो हम वेट करें भी तो किस इसका वेट करें, ठीक है। एंड ऐसी चीज़ों का वेट कर रहे हैं विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल ऑब्वियसली। इतना बड़ा जो क्राइसिस अगर किसी के कंट्रोल में होता तो यहाँ पर ये इतने बड़े लेवल तक जाता ही नहीं। तो ऑब्वियस है कि हमारा इस पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और हम बैठे भी नहीं रह सकते, हमें आगे भी बढ़ना होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम आई थी। और लास्ट ईयर क्योंकि ये प्रॉब्लम पहली बार आई थी तो किसी को आइडिया नहीं था कि ये प्रॉब्लम कब तक चलने वाली है। तो जिन बच्चों ने लास्ट ईयर 10th का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपने इस बार देने वाले थे लेकिन नहीं दे पाए, लेकिन जिन बच्चों ने लास्ट ईयर 10th का एग्ज़ाम दिया, वो इसी इंतज़ार में बैठे रहे कि अब लॉकडाउन लिफ्ट होगा, लॉकडाउन हटेगा और हम अपनी तैयारी कर पाएँगे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो क्लासरूम में बैठ कर के तैयारी करे, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों को मौका नहीं मिल पाया। और अभी जब ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था तो मेरे को उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला उन बच्चों से। और जब मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा था तो मैंने ये पाया कि उनकी कोई पढ़ाई नहीं हो पाई है। वो किसी भी तरीके से नहीं पढ़ पाए, क्योंकि वो बहुत से बच्चे तो वेट ही करते रह गए कि कब ये सब चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। और अब हालत ये है कि वो 12th में पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने 11th भी कंप्लीट नहीं किया, और बहुत एक तरीके से वो भी क्राइसिस की सिचुएशन में आ चुके हैं। लेकिन अब तो हमको प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस है एटलीस्ट, और प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से हम ये जान चुके हैं कि वेट करने का, ये जो वेट लिखा हुआ है, वेट करने का किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं है। हमें वेट नहीं करना है, और हमें अपने आगे के गोल के लिए एफर्ट्स लगाने स्टार्ट करने होंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम तो निकला ही जा रहा है, टाइम किसी का वेट नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए? तो लेट अस फर्स्ट डिसाइड योर गोल। पहले सबसे पहला अपना गोल डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ठीक है सर, आपने तो बोल दिया कि गोल डिसाइड कर लो, लेकिन गोल डिसाइड करें तो कैसे करें? हाउ, किस तरह से गोल डिसाइड करें? तो जहाँ तक गोल डिसाइड करने की बात है, और मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ऐसे बच्चों से जो कि अभी 10th से 11th में आने वाले हैं, या कह लो कि आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के सामने अभी जो सवाल है वो ये कि वो कौन से स्ट्रीम का सिलेक्शन करें। अगर उनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो उनको मैथमेटिक्स लेके आगे बढ़ना होगा। अगर उनको मेडिकल में इंटरेस्ट है तो बायो लेके आगे बढ़ना होगा। अगर वो अच्छे सीए बनना चाहते हैं, अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स लेना होगा, ठीक है, या आर्ट्स लेना होगा, जो भी। अगर वो अच्छे राइटर्स बनना चाहते हैं, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, किसी का किसी में भी इंटरेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप डिसाइड करोगे तो कैसे करोगे? तो पहली चीज़ तो है कि इंटरेस्ट। और कई बार इंटरेस्ट हमें बहुत क्लियर होता है कि हमारा इंटरेस्ट इसमें है, तो ऐसे बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको इंटरेस्ट नहीं है और वो कन्फ्यूज्ड स्टेट में है कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो अगर आपका कन्फ्यूजन, जैसे मान लीजिए कि लेट्स से, अगर मैं कहूँ कि आपका जो कन्फ्यूजन है
वो कन्फ्यूज़न अगर लेट्स से मैथ्स एंड बायो में है, कोई अगर मैथ्स एंड बायो में कन्फ्यूज़्ड है, तो वो ऐसा भी कर सकता है कि कुछ दिनों के लिए मैथ्स की कोई बुक लेके बैठे और उसको अच्छे तरीके से अपने 100% के साथ में उसको पढ़ने की कोशिश करे। फिर वो बायो की बुक भी लेके बैठे और उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करे। हो सकता है कि इंटरेस्ट वहीं से पता चल जाए कि मुझे मैथ्स में जेन्युइन इंटरेस्ट है कि बायो मुझे जेन्युइन इंटरेस्ट है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। किसी का कॉमर्स में अगर कन्फ्यूजन है तो वो कॉमर्स को भी पढ़ करके ट्राई कर सकता है। एक तो ये तरीका अपना सकता है, या फिर हमारे आसपास भी कई सारे लोग होते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उनसे भी आप उसके थ्रू भी आप कई लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। आपके आस पड़ोस में, आपके घर में कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस फील्ड में होंगे, उनसे आप पूछो। क्योंकि कई बार क्या होता है, एकेडमिक यानी कि पढ़ना डिफरेंट होता है और प्रोफेशनल लाइफ भी कई बार डिफरेंट होती है। तो वो अपना नज़रिया बताएंगे कि हमें, अगर हम इस फील्ड में हैं तो इस फील्ड में क्या अच्छा है, इस फील्ड में क्या बुरा है, तुम्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबका आप ओपिनियन ओपिनियन आप सबका लोगे, लेकिन फाइनली डिसाइड आपको ही करना है, ठीक है। आपको करना है या आपके बिहाफ पे आपको पेरेंट्स को करना है, तो डिसीजन अल्टीमेटली आपको लेना है, बिकॉज इट्स योर लाइफ। लेकिन अगर आप एक बार डिसाइड कर ले तो आप यहाँ से अगर आगे निकल जाते हो, तो यहाँ से निकलने के बाद में आपने एक बड़ा गोल लिया है। तो फिलहाल अभी मैं ज़्यादा बात यहाँ पर इंजीनियरिंग, मेडिकल, इनसे रिलेटेड ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि आपने इंजीनियरिंग करने का डिसाइड कर लिया, तो ये अभी फिलहाल आपके लिए एक ये बड़ा गोल हो गया, ठीक है। दिस इज योर बिगर गोल। लेकिन ये बिगर गोल, इसको आपको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा। छोटे छोटे गोल्स मतलब कि अब आपको पता करना चाहिए कि इंजीनियरिंग करना है, लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए यहाँ पर आपको करना क्या होगा। जैसे सपोज अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली, तो मुझे पता होना चाहिए कि दिल्ली जाना कैसे है। मुझे फ्लाइट से जाना है, मुझे ट्रेन से जाना है। अगर ट्रेन से जाना है तो उसका रिजर्वेशन कैसे होता है, कौन सी ट्रेन जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट्स पता चल रहे होंगे कि अगर मुझे दिल्ली तक जाना है तो उसके पीछे भी आपको इतनी सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको ये देखना पड़ता है कैसे जाना है, किससे जाना है, ठीक है, और कब जाना है, किस तरीके से जाना है। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि यू हैव टू डू इंजीनियरिंग, या कोई भी आपने डिसाइड कर लिया, तो फिर आपको पूरी तरीके से उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको वो गोल मिलेगा कैसे, आपको उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। और जो भी उसके लिए करना होगा वही आपके छोटे छोटे गोल्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो बड़े गोल के पीछे ये छोटे छोटे गोल्स होते हैं, उनको हम क्लियर करते जाते हैं, तो फिर अपने बड़े गोल तक हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही हम यहाँ पर अभी डिस्कशन करेंगे अपना। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे, गूगल पे बहुत इजीली एक्सेसिबल है, आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इन ब्रीफ में यहाँ पर इनका आपको बता देता हूँ। तो अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में, ठीक है, अभी मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि सब कंट्री में रह के ही पढ़ना चाहते हैं। तो कंट्री में जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो दोज आर IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। उसके बाद में अगर अगला नंबर आता है तो NIT का नंबर आता है, फिर उसके बाद में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स का नंबर आता है। तो उस तरीके से कई सारे बहुत बेहतरीन कॉलेजेस हमारे कंट्री में हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनमें एंट्री कैसे ली जाए। तो इनमें जो एंट्री होती है, जैसे अगर आप IIT में एंट्री की अगर बात करते हो, तो IIT में जो एंट्री होती है उसके लिए JEE एडवांस का एग्जाम होता है। लेकिन JEE एडवांस का एग्जाम आप कब देते हो, तो 12th करने के बाद, ठीक है। 12th का एग्जाम देने के बाद में ये सारे एग्जाम होते हैं। और JEE एडवांस का एग्जाम देने के लिए पहले आपको JEE मेन का एग्जाम क्लियर करना होता है। JEE मेन का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू आपको NITs में एडमिशन मिलता है आपकी रैंकिंग के हिसाब से। NITs नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक तरीके से IIT अगर फर्स्ट लाइन में है तो सेकंड लाइन में आप बोल सकते हो कि NITs है। तो JEE मेन के थ्रू आपको NIT में एडमिशन मिलता है, और उसके साथ साथ जो JEE मेन का एग्जाम होता है वो JEE एडवांस के लिए एक स्क्रीनिंग एग्जाम भी होता है। स्क्रीनिंग इन द सेंस कि JEE मेन में एक सर्टेन कट ऑफ क्लियर अगर आप करते हो तो आप एलिजिबल हो तो एडवांस एग्जाम देने के लिए। JEE मेन में करीब करीब 10 से 11 लाख बच्चे बैठते हैं हर साल, ठीक है। करीब करीब 10 से 11 लाख बच्चे बैठते हैं। और JEE मेन की परफॉर्मेंस के हिसाब से करीब 2.5 से 3 लाख बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है एडवांस का एग्जाम देने के लिए। और फाइनली JEE एडवांस में IIT में जो सीटें हैं वो करीब 10 से 11 हज़ार करीब सीटें हैं, ठीक है। करीब करीब हर साल बढ़ती रहती हैं वैसे ये, सर 10 से 11 हज़ार के करीब आसपास सीटें हैं IITs में। इस तरीके से NITs में 30,000 के आसपास सीटें होती हैं ओवरऑल। पूरा अगर यहाँ पर देख लो, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को NITs नहीं मिल रही है तो वो बिट सेट का एग्जाम दे सकता है, बिट्स लानी में जा सकता है, ये भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, VIT में जा सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉलेजेस हैं।
तो पूरी कंट्री में इस तरीके से करीब लाखों सीट हो जाएंगे अगर आप अच्छी सीट्स की बात करते हो। अदरवाइज तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करते हो, उनमें सीट्स की बात करते हो, तो ये लाखों की संख्या में है, कमी नहीं है। अगर कोई बच्चा अच्छी तैयारी करता है, अच्छे तरीके से पढ़ता है, तो उसको कहीं दिक्कत इस तरीके की होती नहीं है। अब बोर्ड के एग्जाम भी आपको फेस करने होंगे जब आप 11th-12th में आओगे, तो 12th के बाद में आपका बोर्ड एग्जाम भी होता है। तो एक तो बोर्ड का एग्जाम होता है और एक यहाँ पर ये जेई का एग्जाम होता है। अब बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस पे फोकस करें। कोई बोलता है कि हमें बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बोर्ड इंपॉर्टेंट है। कोई बोलता है कि हमें जेई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अल्टीमेटली हम फोकस करें तो किस पे करें, और हमारे पास में क्या इतना टाइम है कि हम ये सब कुछ यहाँ पे कर पाएँ अच्छे तरीके से। तो मेरा जवाब ये है कि जो 2 साल का टाइम मिलता है हमको 10th के बाद में, तो जो 2 इयर्स का टाइम है, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। ये सफिशिएंट है, क्योंकि अब तक जो भी बच्चे अच्छे रैंक लेकर के आते रहे हैं, आईआईटी में सेलेक्ट होते रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे 2 इयर्स में ही उन्होंने कंप्लीट किया है, ठीक है? ज़्यादातर बच्चों ने 2 इयर्स में कंप्लीट किया है। कुछ बच्चे होते हैं जो 8-9 से भी लग जाते हैं, लेकिन मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। तो 2 इयर्स सफिशिएंट तो होते हैं, लेकिन अगर हमें इनको ढंग से यूज़ कर पाएँ तब। अगर हम 2 इयर्स को ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली 2 इयर्स हमारे लिए फिर सफिशिएंट नहीं हो पाएँगे। लेकिन 2 इयर्स में यहाँ पर ये सब कुछ किया जा सकता है। अब इन सभी एग्ज़ाम्स में ख़ास बात ये है कि इनका सिलेबस सेम है। जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, सबका सिलेबस जो है ना, सिलेबस सबका सेम है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, 1-2 टॉपिक का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिलेबस सभी का यहाँ पे सेम। सिलेबस सेम है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है? तो डिफरेंस यहाँ पर जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि जेईई एडवांस्ड, यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल है, वो लेवल अच्छा खासा होता है, ठीक है? उसके लिए आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने माइंड को डेवलप करना होता है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना होता है, थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना होता है, तब जाके आप जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो, एग्जाम में बैठ के उनके क्वेश्चंस को कर सकते हो। जेईई मेन लिटिल बिट ईजी होगा, और बोर्ड्स में आप जैसे जैसे 10th बोर्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत तो जानते हो, आपकी थ्योरेटिकल टाइप की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, डेरिवेशन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कुछ हद तक याद करने से भी काम चल जाता है बोर्ड्स में। तो अगर मैं अपना सारा फोकस जे एडवांस की तरफ अगर लगा दूं, तो ये सबसे टॉप पर है। और अगर आपने जे एडवांस के लिए प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर ली है, तो इसके नीचे जितने भी एग्जाम्स लिखे हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। यानी आपका जेईई मेन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ये सब जो एग्जाम है ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, ये बोर्ड्स वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा जेईई एडवांस को फोकस में रख करके तैयारी करता है, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। लेकिन उल्टा नहीं हो सकता, इसका इसका अदर वे अराउंड नहीं हो सकता। अगर कोई बोर्ड एग्जाम को फोकस में रख के तैयारी करता है और कंप्लीटली सिर्फ बोर्ड लेवल की तैयारी करता है, तो फिर वो जेईई एडवांस में अच्छा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो जे एडवांस को ध्यान में रख के तैयारी करता है, तो वो बोर्ड में अच्छा कर सकता है, ठीक है? ये वाला चीज़ वो जा सकता है। लेकिन बोर्ड करके, सिर्फ बोर्ड पे फोकस करके, बोर्ड लेवल पे फोकस करके, वो जे एडवांस की तरफ नहीं जा सकता है, ठीक है? तो इट इज़ नॉट अदर वे अराउंड। जे एडवांस करके बोर्ड किया जा सकता है, बोर्ड अच्छा किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ बोर्ड करके जे एडवांस अच्छा करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर, किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन की जाए? तो प्रिपरेशन अब ऑब्वियस है कि एक तो तरीका है कि आप या तो कोचिंग अटेंड करो, या विदाउट कोचिंग भी किया जा सकता है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है? इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, विदाउट कोचिंग भी आप कर सकते हो, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन अब उसके आगे लेकिन वर्ड है, और लेकिन क्यों? क्योंकि ये तभी पॉसिबल होगा, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू बी स्टडीड। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है, और बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो कई बार हम इसी में पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़े तो किधर से पढ़ें, क्या पढ़ें, ठीक है? तो हमारा बहुत सारा टाइम उसी में वेस्ट हो सकता है। तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इसके अलावा आपने कोई कोचिंग प्रोग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो आपको रेगुलर बने रहना पड़ेगा। आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है? हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन की डिमांड आपसे की जाएगी, और एक सिंसियर एफर्ट लगाना होगा। और ये मुश्किल किस लिए है? क्योंकि आपको लगातार 2 साल तक ये काम करना पड़ेगा, फॉर लॉन्ग 2 इयर्स, ठीक है? 2 साल तक लगातार आपको इस तरीके से ये सारे काम करते रहने होंगे। और दिक्कत कहाँ पे आती है?
ठीक है, पढ़ने में दिक्कत नहीं आती, थ्योरी पढ़ने में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कहीं पर आप अटकते हो, कहीं पे डाउट्स आते हैं, उन डाउट्स को जब क्लैरिफाई करने के लिए कोई नहीं अगर आपको मिल पाता है, तब वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, या हो सकता है कि आपके पढ़ाई में उस तरीके का मन लगना बंद हो जाए जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यस, इट इज पॉसिबल विदाउट कोचिंग, बट यू नीड टू हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन, और आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज फॉर विदाउट कोचिंग, जो विदाउट कोचिंग करना चाहते हैं। और लास्ट में मैं ईमेल एड्रेस दे दूंगा, आपके पास में होगा ईमेल एड्रेस कोचिंग का हमारा, आप वहां से भी ईमेल के थ्रू हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आप विदाउट कोचिंग करना चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोचिंग के साथ करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है, वो प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इट इज लाइक नर्चरिंग अ प्लांट। जैसे पौधे बीज लगाया जाता है, फिर उसके बाद में उसको करेक्ट अमाउंट में वाटर दिया जाता है, उसको धूप मिलनी चाहिए। यानी कि अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया तब भी दिक्कत है, आपने धूप ज़्यादा दे दिया तब भी दिक्कत है, ठीक है। तो जिस तरीके से एक प्लांट को नर्चर किया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, ठीक प्रिपरेशन का प्रोसेस भी उसी तरीके का है। अगर आप कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आप रेगुलरली अपने क्लासेस अटेंड करो। और देखा जाता है कि जब 10th से बच्चे 11th में जाते हैं तो 10th से 11th के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। और उस गैप, और स्टार्टिंग में कोचिंग्स क्या ट्राई करती हैं कि उस गैप को फुलफिल किया जाए। स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जैसे अगर फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में जो मेन टॉपिक्स हैं काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वहाँ पर आने से पहले हमें मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ता है, हमें वेक्टर्स पढ़ाना पड़ता है, हमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब पढ़ाना पड़ता है। तो कई बार बच्चे जो है ट्रैक लूज कर जाते हैं कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर, हमें फिजिक्स नहीं देखने को मिल रही, हमें ये सब देखने को मिल रहा है, और ऑब्वियस है कि लेवल पे थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियल फेज इज वेरी वेरी क्रूशियल। इनिशियल फेज में अपने आप को आपको एक तरीके से मेंटेन करके चलना पड़ेगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। तो ये इनिशियल फेज अगर आप निकाल ले गए अच्छे तरीके से, तो आप मेंटेन कर पाओगे, 2 साल तक आप तैयारी सही से कर पाओगे। तो दिस इनिशियल फेज इज वेरी वेरी क्रूशियल, ठीक है। जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस का मतलब ये नहीं कि बस वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे नोट्स लिखवा दिए गए, आपने लिख लिया और अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग में लिख लिया और फिर बस तसल्ली हो गई कि हाँ हमने क्लास कर ली। क्लासेस आर नॉट जस्ट फॉर टीचिंग, पढ़ाने के लिए नहीं है सिर्फ वो क्लासेस। 9th 10th तक अब तक ऐसा होता था कि आपने क्लासेस में पढ़ लिया, फिर उसको आपने रिवाइज कर लिया बस केवल, और बहुत हद तक आप उसको लिख करके एज इट इज आ गए तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्लासेस आर नॉट जस्ट फॉर टीचिंग। क्लासेस किसके लिए हैं? तो क्लासेस इंटरैक्टिव तरीके से होनी चाहिए। इंटरैक्टिव मतलब कि आपकी तरफ से भी कुछ आना चाहिए, ठीक है। और टीचर को आपको एनकरेज करना चाहिए कि आप सवाल पूछो, ठीक है। इस तरीके की टीचिंग स्टाइल होनी चाहिए कि आपके अंदर सवाल डेवलप हों और आप पूछो, और इधर से भी उसके जवाब दिए जाने चाहिए प्रॉपर तरीके से। और टीचिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो आपके अंदर, ठीक है। आप चीज़ों को आप चीज़ों का एनालिसिस करने के लायक बन पाओ धीरे धीरे। ये सारा जो प्रोसेस है वो ओवरनाइट नहीं है, 1-2 दिन में नहीं आ सकता, ठीक है। इसके लिए कुछ समय लगेगा, ये धीरे धीरे आएगा, ग्रेजुअली आएगा। आपकी थिंकिंग स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होंगी, ठीक है। तो क्लासेस का पर्पज इंटरेक्टिव होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए होनी चाहिए, और आपकी थिंकिंग स्किल्स एबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो जो हम लेक्चर्स होते हैं ना, लेक्चर्स से बस 20-30% ही है ये प्रिपरेशन का जस्ट 20-30% ही पार्ट है। आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, सभी कर रहे हैं लेक्चर्स अटेंड, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आप क्या कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो एक तरीके से 70-80% है प्रिपरेशन का। और बहुत से बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं कि वो इसको भूल जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ठीक है, अच्छे से अच्छे लेक्चर अटेंड करो, अच्छे से अच्छे टीचर का लेक्चर अटेंड करो, अच्छे से अच्छे नोट्स बनाओ, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ 20-30% ही है। उसके बाद आप क्लासरूम के बाहर क्या करते हो, लेक्चर्स के बाहर क्या करते हो, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो डिस्कशंस हो रहे हो, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डाउट्स पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो, ठीक है। दैट इज 70-80% ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। लेक्चर सभी अटेंड कर रहे हैं, सभी 20-30% का काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। इसीलिए बहुत कम लोग ही सेलेक्ट हो पा रहे हैं, या सेलेक्ट हो पा रहे हैं, या फिर कहिए कि बहुत कम लोग ही कंपटीशन में सही तरीके से बने रह पाते हैं, ठीक है। अब बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ कि वाई दिस एनालिटिकल एंड थिंकिंग स्किल्स नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है, ये सब बार बार ये सारी बातें निकल निकल करके आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आपको
ये पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बस एक एग्जाम्पल दे रखा है। दिस इज अ क्वेश्चन टेकन फ्रॉम जे एडवांस 2012, ठीक है, जे एडवांस 2012 से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। और जनरली एडवांस में पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। पैराग्राफ में क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक ये पूरा एक थ्योरी दे दी जाती है। ये थ्योरी आपने पहले पढ़ी नहीं होती है, जो थ्योरी यहाँ पे दी गई है ना, ये थ्योरी आपने पहले पढ़ी हुई नहीं है। आपको ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी एग्जाम में, और इस थ्योरी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो आप ये सारी चीजें कैसे डेवलप कर पाओगे, नई थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? ये तभी कर पाओगे जब आप में थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो रखी हैं, आप नई चीजों को का एनालिसिस कर सकते हो, चैलेंजेस का सामना कर सकते हो। तो चैलेंजेस का सामना आप तभी कर पाओगे जब आपकी प्रिपरेशन उस तरीके से हुई है। अगर आपकी प्रिपरेशन एक रटने वाले मोड में हुई है कि बस आप रटे रटाए का इस आंसर कर सकते हो, तो फिर ऐसे सवाल आपके लिए नहीं है, ठीक है। ऐसे सवाल सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिनमें एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 10th में आपने अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है अगर आपने पढ़ा हो। लेकिन इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको मेटा मटेरियल बोलते हैं। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव होता है, नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एग्जाम में हो सकता है कि कोई बच्चा जिसके पास में अच्छे चैलेंज को फेस करने की एबिलिटी ना हो, वो ये देख के छोड़ देगा, वो इसको पढ़ेगा ही नहीं। पहली बात तो इतना लंबा चौड़ा पढ़ेगा ही नहीं, और अगर पढ़ेगा तो वो देखेगा क्या नेगेटिव इंडेक्स दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। तो हमें इसी को समझना है जो यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर क्वेश्चंस का आंसर करना होगा हमें, ठीक है। तो फॉर दैट यू नीड एनालिटिकल एंड थिंकिंग स्किल्स, इट इज मच मच रिक्वायर्ड। अब एक बहुत बड़ी बहस है ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है, क्या इनमें अंतर है, कौन सी अच्छी हैं, कौन सी अच्छी नहीं है, क्या है? तो मैं एक लाइन में इसका आंसर ये करना चाहूँगा कि देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ ऑफलाइन क्लासेस। भले ही कितनी ऑनलाइन क्लासेस आ जाएँ, कितनी अच्छी से अच्छी आ जाएँ, लेकिन जब हम आमने-सामने बैठ कर के बातें करते हैं, ठीक है? क्लासरूम में हम फेस टू फेस एक-दूसरे से बातें कर पाते हैं और एक-दूसरे के डाउट्स को समझ पाते हैं, आंसर कर पाते हैं, उससे बेटर कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल तो क्या है कि एट प्रेजेंट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अभी आपके पास में कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है। और एक तरीके से ये मान के चलो कि अगर आज से 10 साल पहले ये चीज़ हुई होती, तो आपके पास शायद ऑनलाइन का ऑप्शन भी नहीं होता, ठीक है? तो आप टेक्नोलॉजी को थैंक्स करो कि आपके पास में एटलीस्ट ये ऑनलाइन का ऑप्शन है अभी। तो आपके पास में अगर कोई ऑप्शन नहीं है, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप ये ट्राई करो कि आप बिल्कुल कंप्लीट अपना 100% ऑनलाइन क्लासेस जो भी आप कहीं पर भी ज्वाइन करते हो, वहाँ पर आप 100% दो अपना, ठीक है? जिस तरीके से आप ऑफलाइन क्लासेस में करते हो। तो यू विल फील कि चीज़ें सही हो रही हैं, चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। आपको अपना माइंडसेट उस तरीके से बनाना पड़ेगा कि 100% आप अपना दे पाओ, ठीक है? क्योंकि आपके पास में ऑप्शन नहीं है और टाइम निकला जा रहा है। और टाइम क्यों निकला जा रहा है? क्योंकि 2 साल का जो समय होता है, जनरली प्री कोविड, कोविड से पहले बच्चे अप्रैल में स्टार्ट करते थे प्रिपरेशन, ठीक है? और अप्रैल से स्टार्ट करके और एक तरीके से मान लो कि 2 साल का समय मिलता था, और वही फिर 2 साल के बाद मार्च, अप्रैल, मई में एग्ज़ाम होते थे। लेकिन अब देख लो मई तो ऑलरेडी जाने वाला है, ठीक है? तो प्री कोविड बच्चे अप्रैल में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते थे, तब जाके 2 साल सफिशिएंट हो पाते थे। लेकिन अभी तो मई जाने वाला है, जून भी जाने वाला, जून में भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है? जुलाई में पता नहीं रिजल्ट आएगा। तो पता नहीं आप आपका वेट जो है, वेट का कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस में रहो, तो अपना जो पेन, नोटबुक वगैरह है, वो उस तरीके से लेके बैठो, आप नोट्स उतारो, जिस तरीके से आप नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस में करते हो, अच्छी तरीके से सुनो। और एक ऐसा स्पेस सेलेक्ट करो अपने घर में, जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है? जहाँ पे लिस्ट डिस्टर्बेंस हो। आप अपने घर वालों को भी समझाओ कि क्लासेस के टाइम पे थोड़ा-सा मुझे कम डिस्टर्बेंस चाहिए, ठीक है? आपके जो गाइड है, टीचर हैं, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट में रहो, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, और जो भी होमवर्क्स हैं उनको टाइम पे करो, ऑन टाइम, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? ऐसा नहीं कि उसको आप पेंडिंग में रख रहे हो, अदरवाइज़ कोर्स तो बहुत बड़ा है, बढ़ता चला जाएगा, पेंडिंग वर्क होता चला जाएगा, ठीक है? एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है डिस्कशंस में, जिससे कि टीचर का भी आपके ऊपर अच्छा ध्यान आता रहे कि हाँ, टीचर को पता रहे कि यस, ये स्टूडेंट है जो कि काफ़ी मेहनत कर रहा है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है हर चीज़ में। अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछो। हेजिटेशन को बिल्कुल आप साइड कर दो। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में देयर शुड बी नो हेजिटेशन। और हाँ, क्योंकि स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ जाता है, और जितना यानी कि एक तरीके से अगर आप मोबाइल वगैरह का यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो मोबाइल पे हो सकता है कि आँखों पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता हो। तो अगर पॉसिबल है तो
ठीक है, मेरे को पता है कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल है, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप लैपटॉप के थ्रू क्लासेस अटेंड कीजिए, ठीक है, रादर देन मोबाइल, क्योंकि लैपटॉप पे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, आंखों को भी कम स्ट्रेस होगा अगर हम लैपटॉप का यूज़ करते हैं तो, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो करें। अब अच्छी कोचिंग्स का सिलेक्शंस कैसे करें, ठीक है, सबसे जो कोचिंग जो बच्चे करना चाहते हैं उनके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हाउ टू सेलेक्ट अ कोचिंग और गुड कोचिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे ही पता है, क्योंकि दुनिया भर की कोचिंग्स हैं, ठीक है, हर कोई यही बोलता है कि वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, ठीक है, सभी का स्लोगन यही होता है, और कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेने के बाद में आपको आइडिया लगता है कि यानी वो कोचिंग कैसी है, पहले से आइडिया लगना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसकी टीम कैसी है, फैकल्टी मेंबर्स जो आपको पढ़ाएंगे एक्चुअल में, ठीक है, जो एक्चुअल में पढ़ाने वाले हैं वो लोग कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके का है, ठीक है, उनका नॉलेज का लेवल किस तरीके का है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैकल्टी टीम वहाँ की कैसी है। और आजकल पैंडेमिक की वजह से क्या आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे नए-नए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स आते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे नए-नए प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं। और ये जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स है बहुत सारे, ठीक है, मैंने इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। और ये 2 कैटेगरी, जैसे आप मूवीज़ अगर देखते होंगे तो मूवीज़ को आप 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है आर्ट मूवीज़ और एक होती है कमर्शियल मूवीज़। आर्ट मूवीज़ में आप अगर आप पढ़ के भी देखोगे इसके बारे में विकिपीडिया वगैरह पे, तो इनमें कंटेंट पे ज़्यादा फ़ोकस होता है और कुछ लर्निंग देना चाहती हैं आपको ये, ठीक है, कंटेंट पे फ़ोकस होता है, लर्निंग देना चाहती हैं, लेकिन ये उतनी कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, ये उतना पैसा भी नहीं कमा पाती हैं। तो मनी और कमर्शियल एस्पेक्ट इनके साथ थोड़ा कम होता है। लेकिन कमर्शियल मूवी, आपका टाइम भी अच्छे तरीके से पास होगा, आपको बहुत मज़ा भी आएगा, लेकिन शायद कोई लर्निंग नहीं मिल पाएगी कमर्शियल मूवीज़ से, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, फ़ील गुड होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हाल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स का भी है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स में मैं देखता हूँ कि अननेसेसरी हँसी-मज़ाक चलता है, किसी भी तरीके का मज़ाक वहाँ पर किसी भी लेवल का मज़ाक होता है, और बच्चों का बच्चों को पता नहीं चल पाता, उनका टाइम पास हो जाता है, ठीक है? और फिर उन्हें लगता है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो और कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि एक साथ 100 बच्चे, 200, 300, 400 बच्चे एक साथ ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, और जो चैट बॉक्स होता है, वो चैट बॉक्स बहुत तेज़ी से रोल कर रहा होता है, बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है। तो टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उस चैट बॉक्स को वो देख पाए और बच्चे के डाउट्स को समझ पाए। तो वो सिर्फ़ मोनोलॉग हो जाता है, ठीक है? मोनोलॉग हो जाता है, डायलॉग नहीं होता है। व्हाट इज़ मोनोलॉग? यानी कि एक साइड से बस केवल पढ़ाया जा रहा है, एक साइड से आ रहा है, इनकमिंग है, लेकिन बच्चे दूसरी साइड से कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हो अगर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो। और मेरा मानना है कि एनी काइंड ऑफ फन और ह्यूमर ड्यूरिंग द क्लासेस, क्लासेस के दौरान किसी भी तरीके का फन और ह्यूमर अगर चल रहा है, तो वो एक नेचुरल तरीके से निकलना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती या उसका कोई रिलेशन नहीं है। इट शुड नॉट बी अनरिलेटेड, वो अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डेलिब्रेट, ठीक है? ये केवल बच्चों के टाइम पास के लिए नहीं होना चाहिए, उनको फ़ील गुड कराने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि वो नेचुरल होना चाहिए। वो कहीं न कहीं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि फन और ह्यूमर भी ज़रूरी है, लेकिन दैट शुड नॉट बी डेलिब्रेट, जानबूझ के नहीं होना चाहिए। इसके बाद में मैं आऊँगा, कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं और कुछ डर हैं, कुछ फ़ियर्स हैं इस प्रिपरेशन को लेकर के, ठीक है? तो क्या मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं, उनको मैं ब्रीफ में यहाँ पर एड्रेस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि अभी के बच्चों के लिए जो ये कहते हैं कि आई विल वेट फॉर द रिज़ल्ट फर्स्ट, तो आप रिज़ल्ट के लिए वेट करना चाहते हो, लेकिन आप देखो कि 2 साल के बाद में जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है? एग्ज़ाम्स 2023, ये करीब-करीब हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड इस क्राइसिस से निकल चुका होगा और हम एक नॉर्मल लाइफ़ जी रहे होंगे। तो अगर हम एक नॉर्मल लाइफ़ जी रहे होंगे, तो ये करीब-करीब मान लो कि उसी टाइम पर होगा। लेकिन अभी आप यहाँ पर हो इस टाइमलाइन के ऊपर, और इस टाइमलाइन पे आप लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है? तो ये जो समय है, ये समय लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। समय लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है? टाइमलाइन पे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ये समय कम होता चला जा रहा है। तो ये समय अगर कम होता जा रहा है, तो क्या इसका लॉस होगा? तो यू विल गेट लेस टाइम फॉर इनिशियल नर्चरिंग फेज़। इनिशियल जो फेज़ जो आपको नर्चर कर सकता है अच्छे तरीके से, और स्टार्टिंग में जो कोचिंग्स होती हैं, वो भी थोड़ा धीरे-धीरे, आराम-आराम से चलती हैं। उनको पता होता है कि बच्चे अभी 10th से नए-नए निकले हैं और उन पे एक साथ प्रेशर नहीं रखा जा सकता है, ठीक है? उनको धीरे-धीरे नर्चर करना होगा। लेकिन क्योंकि वो टाइम कम होता जाएगा और सिलेबस का प्रेशर कोचिंग्स पे भी बढ़ता जाता है, तो शायद आपको उतना टाइम ना दे पाएँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो कोई भी XYZ कोई भी कोचिंग हो।
अगला है कि आई विल प्रिपेयर आफ्टर 12th बोर्ड एग्जाम, ठीक है, आई विल प्रिपेयर आफ्टर 12th बोर्ड एग्जाम। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है और एक तरह से डिजास्टर है ये। क्यों डिजास्टर है? क्योंकि आपने 2 साल ऐसे गवा दिए। और सक्सेस रेट ऑफ 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स इज मच हायर। जो 12th के साथ एग्जाम देते हैं जेई का एग्जाम, उनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो 12th पास करके देते हैं। क्योंकि एक बार आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया और आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैठ गई हैं, ठीक है। आप एक नए सिरे से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है फिर। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, मैंने खुद भी 2004 में 12th करने के बाद में 2005 में जेई दिया था, यानी कि 1 साल का मैंने भी ड्रॉप लिया था, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल होगा ये, इतना आसान नहीं होगा। और ये सक्सेस रेट ये भी आप देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द टॉप रैंकर्स आर विद 12th। ये देखा गया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा 12th रैंक, जो टॉप रैंकर्स आते हैं अंडर 100 जिनके रैंक्स आती हैं, वो मोस्टली वो सबके सब करीब करीब सबके सभी वो 12th के साथ ही देते हैं। अगला सबसे बड़ा डर है कि व्हाट इफ आई फेल, मैं अगर आईआईटी में मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डर है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ऐसा नहीं कि जो आईआईटी में जो लोग जाते हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों, ये गारंटी नहीं है। आप आईआईटी में पहुंच गए, जहाँ पर भी आप पहुंच गए वहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो आईआईटी तक जाना तो जस्ट एक लाइफ का फेज है, ये लाइफ का एंड नहीं है कि आईआईटी तक गए बस ये लाइफ का एंड हो गया और इसके बाद अब कुछ नहीं है। एक्चुअल में तो उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है, और प्रोफेशनल लाइफ तो इस एकेडमिक लाइफ से कहीं ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। तो देर आर मेनी गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस अदर देन आईआईटी। और इसके अलावा जब आप ये प्रिपरेशन करते हो ऑनेस्ट तरीके से, ठीक है, ऑनेस्ट तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो, 100% देते हो, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हो और उन प्रॉब्लम से निकलते हो, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, तो वो आपको एक तरीके से मजबूत बनाती हैं। वो क्वालिटीज़ आपके अंदर इनकलकेट होती हैं जो कि आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ भी काम में आती हैं। जैसे आगे चल के आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, कोई भी एग्जाम, इवन आप एग्जाम नहीं भी देना चाहते हो, एक्चुअली ये लाइफ जीना सिखाती हैं कि लाइफ में जो कठिनाइयाँ आती हैं उन कठिनाइयों से कैसे निकला जाए। लाइफ डिफिकल्ट होती है ये बताती है ये, ठीक है। तो जो प्रिपरेशन है वो हमको बताती है कि लाइफ इज डिफिकल्ट, लाइफ इज नॉट सो इजी। तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी कोविड का यहाँ पर चैलेंज चल रहा है, ठीक है, कोविड का चैलेंज। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, क्या 2 साल पहले उन्होंने कोविड के मरीजों का इलाज किया था क्या? नहीं किया था। उनके पास एक नया चैलेंज है यहाँ पे, दिस इज अ न्यू चैलेंज, ठीक है, दिस इज अ न्यू चैलेंज। तो वो अपने हाथ तो नहीं खड़े कर सकते कि नहीं भाई हम तो अब कोविड का तो इलाज नहीं करेंगे, पहले तो हमें कोविड के बारे में आप पढ़ाओ, उसके बाद हम कोविड का इलाज करेंगे। तो वो भी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है, चीज़ों को सीख रहे हैं, और जो भी वो सीख रहे हैं उसको वो अपने इलाज में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो वहाँ से भाग खड़े नहीं हो रहे, उनके लिए नया चैलेंज जरूर है, लेकिन नए चैलेंज को वो सामना कर रहे हैं, उसका उससे सीख भी रहे हैं, उनसे गलतियां भी हो रही हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में आ रहा है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं है, वो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में उसको बहुत यूज़ किया लोगों ने। तो धीरे धीरे चैलेंजेस के थ्रू, नई सिचुएशंस के थ्रू आप सीखते हो, ठीक है। लाइफ में बहुत सारे नए चैलेंजेस आते हैं। इसी तरीके से जे एडवांस का एग्जाम भी है। जब आप जे एडवांस का एग्जाम दोगे तो आपको नए चैलेंजेस मिलेंगे एग्जाम के अंदर। यहाँ पर जो भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं उस प्रिपरेशन का जो पर्पज है, वो पर्पज क्या है कि आपको उन चैलेंजेस के लिए तैयार करना, ना कि आपको रटवाना। कोई भी आपको रटवा करके एडवांस एग्जाम क्लियर नहीं करवा सकता है, ठीक है, आपको ये समझना होगा। इसके बाद में अगला मिथ है कि नो हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड वंस आई गेट इनटू आईआईटी। तो एक्चुअल में तो आईआईटी में जाने के बाद में आपको अपने हार्ड वर्क को और इंक्रीज करना पड़ेगा, ना कि डिक्रीज, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ इज मच मोर डिफिकल्ट देन एकेडमिक लाइफ, ठीक है। सारी बातें हो गई, और ब्रीफ में टीम एक्सेलेंस के बारे में एक दो लाइनें में हम बोलना चाहूँगा कि वी आर अ टीम ऑफ हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। और जितने भी टीम में लोग हैं सभी आईआईटी से बीटेक हैं, जैसे मैं खुद आईआईटी दिल्ली से हूँ, इसके अलावा आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वी डोंट बिलीव इन कीपिंग स्टूडेंट्स हैप्पी बाय लोअरिंग आवर टीचिंग स्टैंडर्ड्स। हम अपने टीचिंग स्टैंडर्ड्स को नीचे ला करके बच्चों को खुश रखने वाली पॉलिसी को नहीं अपनाते हैं, ठीक है। हम जो चीज़ें टफ हैं वो टफ ही रहेंगी, और उनको हम आसान बनाने की कोशिश अपनी तरफ से करेंगे, लेकिन जो टफ है वो टफ है, जो आसान है वो आसान है। ऐसा नहीं कि हम टफ चीज़ों को स्किप कर दें, ठीक है, आपको पढ़ाई नहीं, तो आप खुश रहोगे कि सब कुछ अच्छा है, आसान है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और ये कोड भी आप ध्यान में रखो कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। अगर आप इस जर्नी पर निकल गए हो तो धूप मिलेगी आपको, ठीक है, आपको कठिनाइयाँ आएंगी,
लेकिन आपको उन कठिनाइयों को फेस करना पड़ेगा अगर आप चलना चाहते हो तो, ठीक है। किसी भी तरीके के इंक्वायरी के लिए और कम्युनिकेशन के लिए और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हो, theexcellenceminds@gmail.com।